Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9th science chapter number 4. The name of this chapter is structure of the atoms. The first topic is charged particles in matter. Atoms have three types of subatomic particles. They are electrons, protons and the neutrons. बेटे जो एटम्स हैं इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो प्रोटॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो न्यूट्रॉन हैं इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, protons are positively charged and neutrons are no charges. The mass of an electron is 1 upon 2000 the mass of the hydrogen atom. The mass of a proton is equal to the mass of the hydrogen atom and is taken as 1 unit. The mass of a neutron is equal to the mass of the hydrogen atom and is taken as 1 unit. Discovery of subatomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई? इन 1900 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1900 के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की खोज करी जिन्हें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। इन 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशन in gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged. This latter led to the discovery of the positively charged particles called protons in the atoms. 1886 में गोल्डस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले कैनाल रेज की खोज करी। ये जो कैनाल रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी एंड इन्हीं को आगे जाके प्रोटॉन नाम दिया गया। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम्स कॉल्ड न्यूट्रॉन और 1932 के अंदर सर्वप्रथम न्यूट्रॉन्स की खोज हुई। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले हम एटम का थॉमसन मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। According to this model, Thomson an atom is similar to a Christmas pudding. The pudding had positively charged and the electrons having negatively charged were like plums on the pudding. जे थॉमसन ने जो एटम का स्ट्रक्चर है उसकी तुलना क्रिसमस के त्यौहार पे, क्रिसमस पे बनाई जाने वाली पुडिंग से की। पुडिंग बेटा जिस तरीके से हमारे यहाँ पे खीर सर्व की जाती है, खीर बनाई जाती है, तो उसी तरीके से जो पुडिंग है वो एक स्वीट डिश होती है। तो इसमें बताया गया कि जो पुडिंग है वो उसे पॉजिटिवली चार्ज के रूप में दिखाया गया और जो उसके अंदर जो प्लम्स हैं उन्हें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के रूप में शो किया गया। He proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. उन्होंने बताया कि भाई जो एटम है वो स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो नेगेटिवली चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं। The negative and positively charged are equal in magnitude so that atom as a whole is electrically neutral. तो उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिमिलर होता है, इसीलिए वो जो एटम है वो कैसा बताया उन्होंने? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया, जो कि आगे जाके इस डिस्कवरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अलाउड अ बीम ऑफ fast moving alpha particles having positive charge to fall on the thin gold foil. He observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were slightly diffracted by small angles and the third was very few alpha particles appeared to rebound.
तो रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई और उसके थ्रू उन्होंने जो उनके जो रिजल्ट थे वो ये थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि गोल्ड फॉइल के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं, सम अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डिफ्रैक्टेड होते हैं एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं मतलब कि बहुत कम, है ना, 20,000 में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर वापस से अपनी जिस जगह से वो जा रहा था उसी जगह पे वापस लौटकर वो आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकला रदरफोर्ड के मॉडल का वो क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर बहुत सारा जो स्पेस होता है वो खाली होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट ही निकल गए। द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। Now the next is the Rutherford model of an atom. An atom has a positively charged nucleus at its center and the most of the mass of the atom is in nucleus. The electrons revolved around the nucleus in a different orbits. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. तो उन्होंने बताया कि भाई जो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो एटम की तुलना में बहुत छोटा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किसकी चारों तरफ, न्यूक्लियस की चारों तरफ, और उसके जिस जगह पे वो उसकी चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो जो पाथ होता है उसे ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हमने बताया है कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज की चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाउ any particle in a circular orbit would undergo the acceleration and during acceleration the charged particles would radiate energy. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. नेक्स्ट आगे जाके इन्होंने जब इन्होंने अपनी थीसिस बताई तो उसके अंदर जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, वो कुछ सामने आई। तो जो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये बताया गया, ये उनसे पूछा गया और कि भाई कोई भी जो पार्टिकल है वो चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो एनर्जी वो कभी ना कभी तो ख़त्म होनी चाहिए। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो उसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म होगी और आगे जाके वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट एटम आर स्टेबल, हमें अच्छे से पता है कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज the Bohr's model of an atom. An atom has a positively charged nucleus at its center and the most of the mass of the atom in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in a spherical orbit called discrete orbits. Now these orbits are called the shells or energy levels and are represented by the letters K, L, M, N or numbers as 1, 2, 3, 4 while revolving in the discrete ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इसके बाद में बोर्स मॉडल के अंदर बताया गया कि जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसे कि बोर्स मॉडल के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे के नाम से जानते हैं, देन एल, देन एम, देन एन और सो ऑन, इसी तरीके से वो आगे चलता जाता है। और नंबरिंग में हम देखें तो के जो है वो फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट होता है, शेल होती है, और जो एल है वो सेकंड नंबर की शेल है, ऑर्बिट है, और एम जो है वो थर्ड नंबर की है, और एन जो है वो फोर्थ नंबर की है। नाउ नेक्स्ट आगे है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट शेल। डिफरेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल वाज सजेस्टेड बाय द बोर्स एंड द बरी। द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट शेल। डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के जो वे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो फॉर्मूला है वो 2n² है। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो 2n² जो है यहाँ n की जगह पे जब भी हम नंबर ऑफ शेल को फिल करेंगे तो वैसे ही उस शेल में आने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास में आ जाती है। फॉर द एग्जाम्पल इफ़ n इज़ 1 देन स्क्वायर ऑफ द 1
1 इज़ अ 1, 2 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसी तरीके से आगे तक के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे शेयर किए गए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का वो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो हम फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। कभी भी इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से नहीं भरा जाता कि अंदर वाला जो ऑर्बिट है, जो शेल है, वो वेकेंट हो, खाली हो, या मतलब वो तो खाली हो और उसके बाद वाला जो शेल है वो हमने फिल कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। कंप्लीटली फिल करते हैं अंदर वाले शेल को, उसके बाद में भी जो नेक्स्ट शेल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फर्स्ट 8 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। तो देखिए बेटे, ये आपको लर्न भी अच्छे से करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से 20 तक के हमारे कोर्स में है। यहाँ पर आपको क्लोरीन तक का शो किया गया है जो कि 17 नंबर पे है। इनमें पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट्स में जितने भी हमारे पास में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ पर शो किया गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी आपके सामने यहाँ पर शो किया गया है। इसके साथ में ही हमने वैलेंसी को भी यहाँ पे शो किया है। हियर द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट 18 एलिमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है। Now the most important topic is valency. Valency is the combining capacity of an atom of an element. The electron present in the outermost shell of an atom are called the valency electron. जो इलेक्ट्रॉन outermost shell के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। If an atom outermost shell is a completely filled, they are inert or the least reactive and their combining capacity or valency is 0. Of the inert elements, helium atoms has a 2 electron in the outermost shell and the atoms of other elements have 8 electron in their outermost shell. The atoms having 8 electron in their outermost shell is the having octet configuration are stable. सीधी सिंपल सी बात ये है कि जो नील्स बोर ने हमें 2n² का फॉर्मेट दिया था, अकॉर्डिंग दिस KLMN के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करते हैं वो है 2 8 18 32। जिन भी एलिमेंट्स के पास में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है दे ऑल आर द स्टेबल, जिन्हें कि हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं। यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तब वो नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर द एग्जांपल जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा, 2 8 1। अब इसी स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करना होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हों तब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। 4th कार्बन जो है वो ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना वो एक्सेप्ट करता है, वो वहाँ पर क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और जहाँ पर आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वैसे भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद वो भी उसकी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी, 0 होगी। तो इसके बाद में 5 6 7 जो है वो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स की और 7 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करके सोडियम प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास में एटॉमिक नंबर एंड आइसोटॉप्स एंड द आइसोबार्स हियर। एटॉमिक नंबर, the atomic number of the element in the number of the proton present in the nucleus of the atom of the element। जो भी जो एलिमेंट है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 ही प्रोटॉन है। हीलियम के अंदर 2 है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। नाउ मास नंबर, द मास नंबर इज एन एलिमेंट इज अ सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। जो मास नंबर है
वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल होता है। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यदि हम उसका टोटल करते हैं तो हम उस एलिमेंट के मास नंबर को निकाल सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द आइसोटॉप्स एंड द आइसोबार। द फर्स्ट इज द आइसोटॉप्स। सो isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। ऐसे एटम जिनका कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो उन्हें हम आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। फॉर द एग्जांपल हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, दे आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम। इन द प्रोटियम the number of the proton is 1, deuterium the number of the proton is 1, tritium the number of the proton is 1, but the number of the neutron in protium is 0, in deuterium 1 and in tritium 2. So when will we do the total of total of the proton and the neutron, तो प्रोटियम का हमारे पास में कितना आएगा 1 आएगा क्योंकि 1 + 0 = 1, ड्यूटेरियम का 1 + 2 = 3, 1 + 1 = 2 एंड द ट्राइटियम का 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से इनके जो एटॉमिक मास होते हैं उसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन हैज़ 2 आइसोटोप्स और क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। तो कार्बन के यहाँ पर एक तो C6 के बारे में बात की जा रही है, C6, और जो उसका एटॉमिक मास है वो 12 है, और जो सेकंड है उसका C6 और एटॉमिक मास उसका कितना है 14 है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनके डिफरेंट है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आइसोबार। आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ऐसे एटम जिनकी की एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन उनके जो मास नंबर हैं दे ऑल आर द सिमिलर, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। दीज पेयर्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, आर्गन the atomic number is 18, have different atomic number but have the सेम मास नंबर। जो कैल्शियम है इसके अंदर न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो 20 होती है, तो 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, तो मास कितना हो जाता है इसका बेटा 40 हो जाता है। आर्गन जो है इसके अंदर 18 तो प्रोटॉन है लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 22 पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मास नंबर 40 हो जाता है। सो कैल्शियम और आर्गन जो है वो आपस में आइसोबार कहलाते हैं। Same iron and the nickel have different atomic numbers but have the same atomic mass number 58. So your chapter 4 is completed today and the question answer I will be sent in the group. Thank you very much students.